हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रजनीकांत सिंह, मैथ्स फैकल्टी ऑफ गुरुकुल क्लासेस एंड आप ये वीडियो देख रहे हो गुरुकुल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को क्लिक कर दो, ताकि हम लोग जो भी वीडियोस अपलोड करें या लाइव सेशन आए तो उसका अपडेट आपको मिल जाए। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इस पार्ट में, मैथमेटिक्स के इस पार्ट में रिलेशन, और ये इसका तीसरा लेक्चर है। दो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक है। तो एक बार उसको एकदम क्विकली रिकॉल कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक है। सबसे पहला टाइप हम लोग देखे थे इम्पटी रिलेशन। इम्पटी रिलेशन, तो इम्पटी रिलेशन मतलब जिसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं हो, ठीक है। मतलब कोई भी एलिमेंट किसी से रिलेट नहीं हो, उसको बोलते हैं इम्पटी रिलेशन। दूसरा आता है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, इसमें क्या देखे थे कि सारा एलिमेंट सभी से रिलेटेड हो, तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। जैसे ए होता है ना, ए कोई 1 2 3, तो ए क्रॉस ए निकालते हैं और ए क्रॉस ए में जो आता है उसका सबसेट होता है रिलेशन, तो यही पूरा ले लेने पे जो आएगा वो उसी को बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। तीसरा हम लोग देखे थे आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या देखे थे कि सारा एलिमेंट जो हो वो खुद से रिलेटेड हो और बस इतना ही हो, और उसके आगे कोई भी एलिमेंट किसी से रिलेटेड नहीं हो। जैसे सेट ए है, तो अगर हम ऐसे रिलेशन लिखें R इक्वल टू 1 1 2 2 और 3 3, तो ये क्या हो जाएगा आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। चलो फिर आगे हम लोग देखे थे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या देखे थे कि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब होगा जब सारा एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो, ठीक है। बस इतना ही इसमें डिफिनीशन में था। मतलब कि आइडेंटिटी में क्या है कि सारा एलिमेंट खुद से हो रिलेटेड और एक्स्ट्रा कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन रिफ्लेक्सिव में क्या है कि एक्स्ट्रा भी आ सकता है, ठीक है। जैसे R इक्वल टू हम रखें 1 1 2 2 और 3 3, बस इतना हुआ, एक्स्ट्रा भी आ जाए तो इसको हम लोग रिफ्लेक्सिव बोलेंगे, लेकिन इसको आइडेंटिटी नहीं बोलेंगे, ठीक है। इसको भी रिफ्लेक्सिव बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें भी सारा एलिमेंट खुद से रिलेटेड है। हाँ, सेट हो 1 2 3 और सारा एलिमेंट रिलेटेड नहीं हो, जैसे हम लिखे ऐसे 1 1 और 2 2, बस इतना ही छोड़ दे, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या चाहिए, तो सारा एलिमेंट अपने आप से रिलेट हो जाना चाहिए। एक्स्ट्रा कोई किसी से होता है तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। अच्छा, अब कमेंट में कोई ये स्टूडेंट पूछा था कि यूनिवर्सल रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं, तो एकदम होगा, क्योंकि देखो A इक्वल टू 1 2 3 है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नोट में पहले लिख देता हूँ यूनिवर्सल रिलेशन is always reflexive relation। क्यों? क्योंकि देखो A कोई सेट है, मान लो ये 1 2 3, ठीक है। तो A क्रॉस A क्या होगा, तो A क्रॉस A हो जाएगा 1 1 1 2 1 3, फिर 2 1 2 2 और 2 3, ठीक है, और फिर 3 1 3 2 और 3 3। तो रिफ्लेक्सिव यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, तो यूनिवर्सल रिलेशन यही हो जाता है, ये पूरा सबको ले ले तो वो आ जाता है यूनिवर्सल रिलेशन, मतलब सारा एलिमेंट सबसे रिलेटेड हो, ठीक है। मतलब इसी को हम R ले लें, R इक्वल टू इतना ही ले लें, ये पूरा सबको लिख दें, तो ये हो जाएगा यूनिवर्सल रिलेशन। तो इसमें देखो, इसमें 1 1 भी है, 2 2 भी है और 3 3 भी है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिफ्लेक्सिव, ठीक है। मतलब कि जितना भी जो भी यूनिवर्सल रिलेशन जो होगा वो रिफ्लेक्सिव भी होगा। चलो, तो नेक्स्ट हम लोग देखे थे पांचवा टाइप, वो है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होगा, तो बोलेंगे कि कोई रिलेशन सिमेट्रिक तब होगा
जब ए रिलेटेड हो बी से, मतलब ए बी बिलोंग्स टू आर हो, तो बी भी ए से रिलेटेड होना चाहिए, मतलब बी ए बिलोंग्स टू आर भी होना चाहिए। ठीक है, तो वो कहलाएगा सिमेट्रिक रिलेशन। ए बी बिलोंग्स टू आर हो तो बी ए बिलोंग्स टू आर भी होना चाहिए। ठीक है, इस पे मैं डिफरेंट एग्जाम्पल भी करवाया था, तो ये कहलाता है सिमेट्रिक रिलेशन। अब हम लोग देखेंगे आगे नया, अब छठा ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, देखो ये काफ़ी थोड़ा अच्छे से समझना, नहीं तो ये जनरली क्या होता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं, बट दिमाग लगाओगे तो समझ जाओगे। ठीक है, एक बार दिमाग अच्छे से लगाओगे तो समझ जाओगे, और दिमाग अगर नहीं लगाओगे तो कितना भी करोगे ये समझ में आएगा नहीं, फिर घूमते रहोगे इधर उधर। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ट्रांजिटिव रिलेशन, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ए रिलेशन R on a set A is said to be transitive relation. If यहाँ लिख रहा है, if A related to B and B related to C, then A related to C. ध्यान से देखना क्या लिखे हैं, ये लिखे हैं वो काफ़ी नॉर्मल चीज़ है, लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ा एग्जाम्पल और हम लोग ये देखेंगे। बोल रहा है कि ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी ट्रांजिटिव रिलेशन इफ़, यही मैंने है, इफ़ ए रिलेटेड टू बी हो एंड बी रिलेटेड टू सी हो। यहाँ पे कनेक्शन क्या है, यहाँ पे कनेक्शन ये है कि ए रिलेटेड टू बी है एंड बी रिलेटेड टू सी है, मतलब जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है वहीं से ये शुरुआत कर रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसा हो, मतलब जहाँ पे ये ख़त्म करे वहीं से एक शुरुआत हो, तो ए रिलेटेड होना चाहिए सी से, ए रिलेटेड होना चाहिए सी से, तब बोलेंगे वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, तब हम लोग क्या बोलेंगे कि ट्रांजिटिव रिलेशन है। यहाँ पे एक चीज़ देखना है कि ए बीच में एंड लगा है, तो बीच में एंड लगा है कि मतलब कि ये दोनों हो जाए तब ये हो, तब बोलेंगे ट्रांजिटिव। जैसे देखो ए रिलेटेड टू बी हो एंड बी रिलेटेड टू सी हो, उस केस में ए रिलेटेड टू सी अगर हो तो ट्रांजिटिव बोलेंगे, अगर नहीं हो ए रिलेटेड टू सी तो ट्रांजिटिव नहीं बोलेंगे। ठीक है, देखो क्या है, ए हो बी से रिलेटेड एंड बी हो फिर सी से रिलेटेड, तो उस केस में ए अगर सी से रिलेटेड हो तो बोल देंगे क्या, ट्रांजिटिव। ठीक है, देखो और अब ए रिलेटेड हो बी से एंड बी रिलेटेड हो सी से, और ए सी से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं ए नॉट रिलेटेड टू सी। ठीक है, ए बी से भी रिलेट हो गया, बी सी से भी रिलेट हो गया, और ए सी से रिलेटेड नहीं है, तो बोलेंगे नॉट ट्रांजिटिव। अब एक चीज़ देखो, एक क्या बच्चे गलती करते हैं, अब देखो सिर्फ ए बी से रिलेटेड हो, अब कुछ नहीं हो, बस बी ए बी मतलब हो, यानी ए बी से रिलेटेड हो, मतलब बी पे ख़त्म हो रहा है, और बी से अब कोई शुरुआत करे ही नहीं। ठीक है, बस मान लो ए बी एक एलिमेंट है, बस यही एक एलिमेंट है, तो यहाँ पे देखो ए बी से रिलेटेड है, बी अब किसी से भी रिलेटेड नहीं है, तो इसको अब ये ज़रूरी नहीं है कि ए बी से फिर बी सी से तब ए सी से हो तो ही ट्रांजिटिव बोलेंगे। सिर्फ ए बी से रिलेट होके हो गया, बाकी अब कोई एलिमेंट नहीं है, जहाँ पे ये ख़त्म हुआ वहाँ से कोई शुरुआत नहीं किया, तो हम लोग इसको बोलेंगे ट्रांजिटिव है। ये क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव, ये भी ट्रांजिटिव रिलेशन है। मतलब देखो ट्रांजिटिव रिलेशन कब नहीं होगा, तो कब नहीं होगा, तो जब ए बी से हो जाए एंड बी सी से भी हो जाए, उस केस में जब ए सी से नहीं हो तो बोलेंगे ट्रांजिटिव नहीं होगा। बाकी अदर केस जैसे ए बी से हो जाए, बी सी से हो जाए और ए सी से हो जाए तब तो ट्रांजिटिव बोलेंगे ही। लेकिन एक केस और, अगर ए बी से सिर्फ होके रह जाए, ठीक है, मतलब जहाँ पे ये ख़त्म हुआ वहाँ से दूसरा शुरू नहीं किया, तो ऐसे ही बोल देंगे कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, अदरवाइज मतलब कि अब हम ये नहीं देखेंगे कि फिर बी अब आगे से नहीं है तो फिर ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा, तो ये भी केस ध्यान में रखना। जैसे एग्जाम्पल ज़्यादा क्लियर होगा,
बोले अगर कोई रिलेशन सेट ए है 1 2 3, तो ए क्रॉस ए, तो फिर से वही 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ठीक है, ये है ए क्रॉस है। तो हम यहाँ पे कुछ रिलेशन लिख रहे हैं, आर हम लिख रहे हैं सिर्फ 1 2, R1 R2 लिख रहे हैं सिर्फ 1 2 2 3, चलो इतना ही। R3 लिख रहे हैं 1 2 2 3 1 3। R4 लिख रहे हैं 1 2 2 3 1 3 3 1। ठीक है, ये चलो इतना पहले समझते हैं। तो सबसे पहले R1, इसको ट्रांजिटिव बोलेंगे कि नहीं, तो ध्यान से देखना। बोले थे कि 1 रिलेटेड है यहाँ पे 2 से, मतलब ये 2 पे ख़त्म हुआ, और जहाँ पे ख़त्म हुआ वहाँ से कोई दूसरा स्टार्ट नहीं हुआ। जहाँ पे ये ख़त्म किया वहाँ से दूसरा कोई स्टार्ट नहीं किया, तो बोल देंगे इसको ट्रांजिटिव रिलेशन है। इसके अकॉर्डिंग ए बी से रिलेटेड होके छूट जाए, बाकी अब बी अब किसी से हो ही नहीं, तो बोलेंगे ट्रांजिटिव। ठीक है, यानी 1 2 से रिलेटेड है, अब 2 पे ख़त्म हुआ, 2 से अब कोई स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो इस केस में चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये इसको बोल देंगे ट्रांजिटिव। देखो एक एग्जाम्पल से समझाते हैं पहले, ठीक है, नहीं तो कन्फ्यूज़न रह जाएगा तो बहुत दिक्कत होगा। जैसे देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। अब जैसे कोई एक आदमी है, मान लो एक मैन है, वो अगर अब गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से वो अगर उसका एनुअल इनकम अगर 5 लाख से कम है, ठीक है, तो उसको टैक्स नहीं देना पड़ता है। इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से जिसका भी एनुअल इनकम, सालाना आमदनी जो है वो अगर 5 लाख से कम है, ठीक है, लेस देन 5 लाख, तो उसको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये इनकम लिख रहे हैं। और अगर उसका इनकम 5 लाख से बड़ा या बराबर है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो 2 कैटेगरी हो गया, एक तो हो सकता है कि उसका इनकम 5 लाख से कम हो, या हो सकता है कि उसका इनकम 5 लाख हो या 5 लाख से ज़्यादा हो। तो इस केस में क्या है कि उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, इसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे लिख रहा है टैक्स नॉट नेसेसरी। ठीक है, और अगर किसी का इनकम 5 लाख से ज़्यादा है या 5 लाख है, उसको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, टैक्स उसको नेसेसरी है। ठीक है, उसको टैक्स देना पड़ेगा। अब देखो गवर्नमेंट के नज़र में अगर कोई आदमी टैक्स नहीं देता है, मतलब वो टैक्स स्लैब में आ चुका है और वो टैक्स नहीं देता है, तो उसको बोलते हैं फ्रॉड आदमी। ठीक है, वो टैक्स चोरी कर रहा है। ठीक है, और जो टैक्स स्लैब में ही नहीं है, 5 लाख से कम आमदनी है, ठीक है, वो मतलब कि वो क्या, वो तो टैक्स देने लायक है ही नहीं, तो उसको बोलते हैं, उसको सही बोलेंगे। ठीक है, उसको गलत नहीं बोलेंगे, वो तो सही है अपना। और जो आदमी 5 लाख से ज़्यादा कमा रहा है और वो टैक्स अगर नहीं दे, अगर ये आदमी टैक्स नहीं दे, हो सकता है कि ये 2 कंडीशन हो, इसको तो देना ही नहीं है टैक्स। अब ये 5 लाख, दूसरा केस है कि ये 5 लाख से ज़्यादा कमा रहा है, तो ये टैक्स पे कर भी सकता है और ये नहीं भी पे कर सकता है, नॉट पे। ठीक है, तो देखो फिर से समझते हैं। एक आदमी है, हो सकता है कि वो 5 लाख से कम कमाता हो, या हो सकता है कि 5 लाख से ज़्यादा कमाता हो। अगर 5 लाख से कम कमाता हो तो उसको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, और टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, फिर भी वो क्या कहलाएगा, टैक्स वो नहीं देगा, फिर भी वो फ्रॉड नहीं होगा, मतलब वो अच्छा आदमी होगा। ठीक है, वो कानून के नज़र में वो ठीक आदमी होगा, उसको उस पर कोई ये नहीं है, कोई नोटिस उस पर नहीं आएगा।
अब देखो दूसरा कंडीशन क्या है कि 5 लाख से ये आदमी ज़्यादा कमा रहा है, इसको टैक्स देना नेसेसरी है, नहीं तो इसके घर नोटिस आ जाएगा, पुलिस आ जाएगी, ठीक है, छापा मारेगी। तो ये 5 लाख से मान लो ज़्यादा कमा रहा है और ये टैक्स पे करता है, तब क्या होगा, ये सही आदमी होगा, ठीक है। और नहीं पे करेगा, 5 लाख से ज़्यादा कमाया और नहीं पे किया, तो क्या बोलेंगे कि ये फ्रॉड आदमी है, ठीक है। ये क्या है, फ्रॉड आदमी है, मतलब इस पे नोटिस आ सकता है, गवर्नमेंट इसको कभी भी पकड़ सकती है, छापे मार सकती है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मैं इस एग्जाम्पल से ये बात अगर क्लियर हो गया हो तो इससे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, यहाँ पे जो फ्रॉड आदमी नहीं है मतलब सही आदमी है, उसको माने ट्रांजिटिव, उसको क्या माने ट्रांजिटिव, यानी ये भी ट्रांजिटिव, ये भी क्या है ट्रांजिटिव, और इसको बोले नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। चलो टैक्स स्लैब में, टैक्स स्लैब जो है इस पे नहीं आना, ठीक है। ये 5 लाख से कम जो इनकम वाला है वो, उसको मान लो कि ये ए सिर्फ बी से रिलेटेड है, ए किससे रिलेटेड है, बी से, ठीक है। और 5 लाख से ज़्यादा वाले स्लैब में आना का मतलब क्या हुआ कि ए बी से रिलेटेड है एंड बी सी से रिलेटेड है, ठीक है। ध्यान से देखना, एक आदमी है 5 लाख से कम कमाता है, यानी सिर्फ ए बी से रिलेटेड है, ठीक है, ए बी से सिर्फ रिलेटेड है, तो इसको टैक्स नहीं जमा करना पड़ेगा, फिर भी वो अच्छा आदमी कहलाएगा, मतलब सिर्फ ए बी से रिलेटेड है और उसके आगे अब कुछ नहीं है, मतलब सिर्फ ए बी से रिलेटेड है, वो 5 लाख से कम है, ठीक है। 5 लाख से कम को माने ए बी से रिलेटेड, तो सिर्फ ए बी से रिलेटेड है, तो सीधे ये कुछ नहीं करेगा, मतलब आगे कुछ नहीं हो, फिर भी इसको क्या बोल देंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन बोल देंगे, ठीक है। अब देखो एक आदमी 5 लाख से ज़्यादा कमाता है, अब 5 लाख से ज़्यादा कमाने को हम बोल रहे हैं क्या कि ए बी से रिलेटेड एंड बी सी से रिलेटेड, ठीक है। अब इस केस में इसको टैक्स देना जरूरी है, मतलब ए को सी से रिलेट होना जरूरी है, ठीक है। तो पे करना मतलब कि ए सी से रिलेटेड है, अब पे नहीं करना मतलब ए सी से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। यहाँ आर ही लिखो तो ज़्यादा बेटर है, यहाँ भी आर लिखो। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है कि 5 लाख से ज़्यादा हो गया, 5 लाख से ज़्यादा होना को मान लिए हम लोग ए बी से रिलेटेड एंड बी सी से रिलेटेड। अब पे करना, अब ये है अगर 5 लाख से ज़्यादा है तो इसको टैक्स देना ज़रूरी है, ठीक है। अब टैक्स देना मतलब को हम मान लिए ए रिलेटेड टू सी, ये ए रिलेटेड टू सी, और नहीं देना को मान लिए क्या, ए नॉट रिलेटेड टू सी। तो देखो 5 लाख से ज़्यादा है यानी कि ए रिलेटेड टू बी है एंड बी रिलेटेड टू सी है, तो उस केस में वो पे किया यानी ए रिलेटेड टू सी हो गया, तो बोलेंगे कि वो सही आदमी है यानी ट्रांजिटिव रिलेशन है। और उस केस में वो नहीं पे किया यानी कि ए रिलेटेड टू सी नहीं है, ए नॉट रिलेटेड टू सी है, तो बोलेंगे कि वो सही आदमी नहीं है, फ्रॉड आदमी है, यानी कि वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। तो आई होप आपका ये क्लियर हो गया होगा इस एग्जाम्पल से। देखो क्या है कि यहाँ पे ए रिलेटेड टू बी सिर्फ हो, मतलब कि जहाँ पे ये ख़त्म किया वहाँ से दूसरा कोई चालू नहीं हुआ, ठीक है, मतलब ये टैक्स स्लैब में आया ही नहीं, ठीक है। तो इसको बिना कुछ किए, बिना टैक्स जमा किए हम इसको सही घोषित कर देंगे यानी ट्रांजिटिव बोल देंगे। और अगर ए बी से रिलेटेड हो जाए, अब बी भी सी से रिलेटेड हो जाए, मतलब जहाँ पे ये ख़त्म हुआ वहाँ से दूसरा चालू हो गया, ठीक है, मतलब ये टैक्स स्लैब में आ गया, मतलब इसको टैक्स देना पड़ेगा। तो टैक्स ये अगर दिया मतलब ए सी से रिलेटेड हो गया तो बोलेंगे ट्रांजिटिव। ए बी से रिलेटेड मतलब जहाँ पे ख़त्म वहीं से दूसरा शुरू, उस केस में ये टैक्स जमा नहीं किया मतलब ए सी से रिलेट नहीं हुआ, तो बोलेंगे नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो हम मान के चल रहे हैं कि ये समझ में आ गया होगा। तो चलो फिर से समझते हैं। ए ये है, ए क्रॉस ए ये आ गया। यहाँ पे क्या है कि 1 रिलेटेड टू 2 है, मतलब 1 2 पे जाके ख़त्म हुआ, 2 से अब कोई दूसरा स्टार्ट नहीं किया, ठीक है, मतलब ये टैक्स स्लैब में है ही नहीं, तो इसको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, ये टैक्स नहीं देगा, मतलब आगे कोई अब इसमें कोई किसी से रिलेटेड नहीं है, तो इसको डायरेक्ट बोल देंगे क्या, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। चलो फिर आगे R2 क्या है, तो बोल रहा है कि 1 2 से रिलेटेड एंड 2 3 से रिलेटेड। देखो ये टैक्स स्लैब में आ चुका है, मतलब 1 2 से रिलेटेड एंड 2 3 से रिलेटेड, मतलब जहाँ पे ये ख़त्म वहाँ से एक शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए ट्रांजिटिव होने के लिए,
यहाँ पे होना चाहिए कि 1 3 से रिलेट हो जाए, यहाँ पे होना चाहिए 1 3 से रिलेट हो जाए, लेकिन इसमें अब आगे नहीं है। मतलब ये टैक्स स्लैब में आ चुका लेकिन ये टैक्स जमा ही नहीं किया, तो क्या बोलेंगे, नॉट ट्रांजिटिव। क्या बोलेंगे, नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं 1 2 से रिलेटेड। अब देखो 2 पे ये खत्म हुआ, 2 से ये शुरुआत हो गया, 2 पे खत्म, ये 2 से शुरुआत हो गया, ये 2 से शुरुआत हो गया। तो देखना पड़ेगा कि फिर ये इसका पहला इसके लास्ट से रिलेटेड है कि नहीं। 1 2 पे खत्म, 2 3 से खत्म, 1 2 पे खत्म और 2 से एक स्टार्ट हुआ, मतलब टैक्स स्लैब में आया। तो देखना पड़ेगा कि टैक्स जमा किया कि नहीं किया। टैक्स जमा करना मतलब 1 3 से रिलेट होना, तो 1 3 है यहाँ पे। ठीक है, तो अच्छा 1 3 है तो ऐसे ही आंख बंद करके नहीं बोल देंगे कि ट्रांजिटिव है, और चेक कर लेना है। जैसे 1 2 से हुआ मतलब 2 पे खत्म हुआ, तो 2 से देखना है कि सिर्फ यही स्टार्ट हो रहा है कि और भी कोई 2 से स्टार्ट हो रहा है, और भी कोई 2 से स्टार्ट हो। जैसे मान लो 1 2 हो और 2 3 तो ये है ही, मान लो 1 3 है, अब फिर उधर कहीं मान लो कुछ और हो जाए, 2 मान लो ज़्यादा इसमें हो एलिमेंट 1 2 3 से ज़्यादा, या मान लो 2 1 हो। ठीक है, इसमें क्या हो 2 1 हो, और ऐसा होता, चलो एक नया एग्जाम्पल ही बन गया, 2 1 हो। मतलब इसके अलावा 1 2 2 3 1 3, इसके अलावा क्या हो 2 1 हो। तो देखो यहाँ पे चेक करो, 1 2 से रिलेटेड मतलब 2 पे खत्म हुआ और 2 से दूसरा स्टार्ट कर गया, 2 पे खत्म, 2 पे खत्म हुआ, 2 से ये स्टार्ट कर गया, तो 1 3 चेक करना है कि नहीं, तो 1 3 मिल गया। फिर अब देखना है, अब वो अच्छा ये यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि 1 2 है और 2 3 है, 1 3 मिल गया, तो आंख बंद करके ये नहीं बोल देना है कि ये ट्रांजिटिव होगा, और भी चेक करो। जैसे 1 2 है मतलब 2 पे खत्म हुआ, तो 2 से देखो और इसके अलावा और कोई स्टार्ट होता है क्या, तो देखो 2 के अलावा 2 से इसके अलावा ये भी स्टार्ट होता है 2 1, मतलब कि 1 2 से रिलेटेड एंड 2 1 से रिलेटेड। 1 2 से 2 3 तो था ही, इसके लिए हम खोज चुके हैं, लेकिन 1 2 और फिर 2 1 है, तो क्या होना चाहिए 1 1 भी होना चाहिए, लेकिन इसमें 1 1 नहीं है, तो इसको बोलेंगे नॉट ट्रांजिटिव। नॉट ट्रांजिटिव, इसको ट्रांजिटिव नहीं बोलेंगे। ठीक है, अगर बोला जाए रीजन क्या होगा, तो रीजन हम लोग दे सकते हैं, लिख सकते हैं बिकॉज क्या, तो 1 रिलेटेड टू 2 एंड 2 रिलेटेड टू 1, 1 2 से एंड 2 1 से, बट 1 नॉट रिलेटेड टू 1। यहाँ पे क्या है 1 2 से है और 2 1 से है, लेकिन ये 1 1 से रिलेटेड नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, इसका भी रीजन दे सकते हैं नॉट ट्रांजिटिव क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1 2 से है, 2 3 से है, यहाँ वो तो 1 3 ही नहीं है। यहाँ पे लिख सकते हैं 1 रिलेटेड टू 2 एंड 2 रिलेटेड टू 3, बट 1 नॉट रिलेटेड टू 3। ठीक है, ज़्यादा हो गया गंदा, चलो कोई नहीं, इसको देखते हैं फिर। यहाँ पे इसको मिटा लेते हैं, ये हो गया। चलो जगह बन गया बहुत। अब चेक करते हैं, यहाँ पे 1 2 है, 1 रिलेटेड टू 2। अब देखो 2 से कौन कौन स्टार्ट हो रहा है, तो बस एक ही स्टार्ट हो रहा है, तो 1 2 है, आइए फिर 2 3 है, तो हमको क्या चाहिए 1 3 चाहिए, तो 1 3 देखो मिल गया, 1 3 है यहाँ पे, तो ठीक है चलो इसके लिए सही है। अब इसके लिए एक मिल गया ऐसे, तो ये नहीं बोल देना कि ट्रांजिटिव है, एक भी फेल किया ऐसे तो बोलेंगे कि ट्रांजिटिव नहीं होगा। चलो 1 2 पे ख़त्म हो रहा है, तो अब 2 से एक ही बस स्टार्टिंग हो रहा था, तो उसके लिए सही हो गया। अब आगे बढ़ते हैं 2 3, देखो 2 3 है, 3 पे ख़त्म हुआ, अब 3 से देखो कोई स्टार्ट हो रहा है क्या, तो देखो 3 से ये स्टार्ट हो रहा है 3 1, तो 2 3 है और 3 1 है, तो यहाँ पे होना चाहिए क्या, तो 2 1 होना चाहिए, 2 1 यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग बोल देंगे ये एक भी ऐसा हम खोज पाए कि 2 3 से रिलेटेड एंड 3 1 से रिलेटेड एंड 2 1 से रिलेटेड नहीं, तो एक भी ऐसा खोज पाए तो बोलेंगे नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, रीजन क्या होगा, तो 2 रिलेटेड टू 3, देखो 2 रिलेटेड टू 3 एंड 3 रिलेटेड टू 1,
and 3 related to 1 but 2 not related to 1 but 2 not related to 1। ठीक है, ये रीज़न हो जाएगा इसका। तो नेक्स्ट इस पे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कोई सेट A इक्वल टू माने सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन। ठीक है, सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन। और हम रिलेशन दें ऐसे, मान लो R1 इक्वल टू A related to B such that A is parallel to B। ठीक है, और एक और R2 लिख रहा है A related to B such that A is perpendicular to B। ठीक है, ये दोनों को चेक करना है कि दोनों ये क्या बोलते हैं ट्रांजिटिव होगा कि नहीं। तो सबसे पहले पहला को चेक करते हैं R1 के लिए। तो ट्रांजिटिव होने के लिए क्या चाहिए कि A रिलेटेड टू B हो एंड B रिलेटेड टू C हो, तो A भी C से रिलेट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो A रिलेटेड टू B कब होगा। A रिलेटेड टू B हम मान लिए कि लेट A रिलेटेड टू B, लेट ऐसे लेट A रिलेटेड टू B। A रिलेटेड टू B यानी क्या लिखोगे, A B से कब रिलेट होगा, जब A इज पैरेलल टू B। माने A रिलेटेड टू B यानी A जो है वो पैरेलल है B के। लाइन है ऐसे, ये मान लो A है और ये लाइन है B है, दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। चलो अब ये भी मान लिए एंड A रिलेटेड टू B भी माने, एंड मान लिए B रिलेटेड टू C। ठीक है, B रिलेटेड टू C यानी कि B पैरेलल होगा C के। तो A पैरेलल था B के, अब B एक लाइन है जो कि C के पैरेलल है, ये मान लो लाइन C है, इसके पैरेलल है। तो क्या ये बताओ कि A B के पैरेलल है, B C के पैरेलल है, तो क्या A C के पैरेलल होगा? तो एकदम होगा, दिख रहा है सीधे। ठीक है, तो हम माने लेट A रिलेटेड टू B एंड B रिलेटेड टू C यानी A पैरेलल B एंड B पैरेलल C। सो क्या लिख सकते हैं, A पैरेलल C। A C के पैरेलल है यानी बोलेंगे A रिलेटेड टू C। A रिलेटेड टू C आ गया तो बोल देंगे ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ये जो ऊपर डिफाइन किया गया है रिलेशन, ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। बोलेंगे यस इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, आगे दूसरा क्या था, तो A रिलेटेड टू B सच दैट A इज परपेंडिकुलर टू B। देखो दूसरा R2 क्या था, A रिलेटेड टू B सच दैट A परपेंडिकुलर टू B। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें भी मान लें लेट A रिलेटेड टू B। A रिलेटेड टू B का मतलब क्या हुआ कि A परपेंडिकुलर होगा B के। ठीक है, मतलब एक लाइन है A, ये परपेंडिकुलर होगा B के। ठीक है, ये परपेंडिकुलर होगा, ये लाइन है B। ठीक है, फिर मान लिए एंड B रिलेटेड टू C माने, A रिलेटेड टू B माने, फिर B रिलेटेड टू C माने। ठीक है, तो A रिलेटेड टू B एंड B रिलेटेड टू C माने, तो सोचो B रिलेटेड टू C यानी कि B परपेंडिकुलर होगा C के। ठीक है, मतलब A पहले से B के परपेंडिकुलर है, अब B के परपेंडिकुलर फिर एक लाइन है C, B के ये परपेंडिकुलर एक ऐसा लाइन है C। तो क्या यहाँ पे A C के परपेंडिकुलर हो सकता है क्या, A B के परपेंडिकुलर एंड B C के परपेंडिकुलर, A B के परपेंडिकुलर B C के, तो क्या A C के परपेंडिकुलर होगा? एकदम नहीं होगा, परपेंडिकुलर नहीं, पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बोलेंगे A नॉट परपेंडिकुलर टू C यानी कि A नॉट रिलेटेड टू C। A C से रिलेटेड नहीं है। देखो यहाँ A B से है, B C से है, मतलब टैक्स स्लैब में आ चुका है। A B से रिलेट है, B C से रिलेटेड है एंड A C से रिलेटेड नहीं हुआ, तो बोलेंगे नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, चलो अच्छा एक चीज और देख लो, तुम लोग बार बार पूछते हो यूनिवर्सल रिलेशन ये होगा कि नहीं, वो होगा कि नहीं, तो देख लो हम यहीं पे क्लियर कर देते हैं। तो यूनिवर्सल रिलेशन is reflexive
सिमेट्रिक एंड ऑल्सो ट्रांजिटिव। यूनिवर्सल रिलेशन जो होगा वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा एंड ट्रांजिटिव भी होगा। क्यों? क्योंकि उसमें सारा एलिमेंट आ गया। जैसे यहाँ पे एग्जांपल जहाँ बताए थे वहीं पे चलते हैं। हाँ, ये रहा। जैसे ए कोई सेट है 1 2 3, तो ए क्रॉस ए ये होता है, और इसी को हम पूरा ले लें तो ये हो जाता है यूनिवर्सल रिलेशन। तो इसमें चेक करो, इसमें 1 1 है, 2 2 है, ये रहा 3 3 है, तो ये तो रिफ्लेक्सिव हो गया पहला। सिमेट्रिक के लिए देखो 1 2 है तो इसका उल्टा अवेलेबल होगा ही, 2 1 देखो कहीं ना कहीं होगा, 2 1 ये रहा। फिर 1 3 तो इसका उल्टा कहीं ना कहीं होगा, 3 1। फिर देखो 2 3 है तो इसका उल्टा 3 2 होगा। तो इसमें सारा आ गया, जितना भी इसमें एलिमेंट मतलब जो भी जिससे रिलेटेड है उसका उल्टा भी इसमें रिलेशन अवेलेबल है। तो इसको क्या बोल देंगे? सिमेट्रिक भी बोलेंगे और ट्रांजिटिव भी बोलेंगे। क्योंकि देखो 1 1, ठीक है, ये क्या बोले, हाँ चलो यहाँ से देखते हैं 1 2। अच्छा, इसमें देखना ही नहीं है। जैसे 1 1 है और 1 2 है, मतलब 1 1 पे ख़त्म हुआ, अब फिर ये 1 से ही चालू हो गया, मतलब 1 2 हो गया। तो 1 1 पे ख़त्म हुआ, 1 1 है मतलब 1 फिर जाके 1 पे ख़त्म हुआ, जहाँ पे ख़त्म हुआ वहीं से दूसरा चालू हुआ। तो हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए कि 1 2 से रिलेट हो जाए। तो 1 2 से रिलेट तो ऑलरेडी है ही यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमेशा जहाँ भी ये एलिमेंट रिपीट वाला हो वहाँ पे चेक नहीं करते हैं। हाँ, यहाँ पे चेक करो 1 2, 1 रिलेटेड टू 2। अब देखो 2 से कोई ये स्टार्ट हो रहा है कि नहीं? तो 2 से ये रहा है स्टार्ट होता हुआ, 2 1, ठीक है। तो क्या होना चाहिए? 1 1 होना चाहिए। तो 1 1 ऑलरेडी है यहाँ पे। फिर देखो 1 2 है, 1 2 है तो 2 से स्टार्ट होता हुआ और भी है कि नहीं? तो 2 2 को नहीं देखेंगे, जो सेम है उसको नहीं देखेंगे, क्योंकि 2 2 लेंगे यहाँ पे, मान लो 2 2 ले लिए तो 1 2 से रिलेट है, 1 2 पे खत्म हो रहा है, 2 2 जो है वो 2 से फिर चालू हो जा रहा है। तो हमको क्या होना चाहिए? तो 1 2 होना चाहिए। तो 1 2 तो है ही ऑलरेडी, स्टार्टिंग वाला 1 2 ही था ना, ठीक है। तो जो रिपीट करे वहाँ पे चेक नहीं करना है। चलो तो इसको हटा देते हैं, यहाँ पे चेक जब करना ही नहीं है तो, ठीक है। और इसको भी थोड़ा जगह बन जाए। चलो अब ये क्या है? 1 2 है, 1 2 है और 2 3 है। ये देखो 2 3 है तो होना क्या चाहिए? होना चाहिए 1 3। तो 1 3 खोजो, है क्या? ये रहा 1 3, ठीक है। फिर 1 2 से अब कोई नहीं है, तो ऐसे ही करोगे तो ये इसमें सारा मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी इसमें सारा एलिमेंट ऑलरेडी अवेलेबल है। तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि यूनिवर्सल रिलेशन जो होगा वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा एंड ट्रांजिटिव भी होगा, ठीक है। तो वही चीज़ लिखे हैं, यूनिवर्सल रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ऑल्सो ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ये हो गया। तो नेक्स्ट टाइप है वो हम लोग देखते हैं, वो है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? तो हम लोग बोलते हैं कि कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन तब कहा जाएगा जब वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो एंड ट्रांजिटिव भी हो। नया इसमें कुछ नहीं होता, बस जितना अभी हम लोग पढ़े हैं उसी को मिला दें, मतलब कोई रिलेशन तीनों हो जाए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तो वो कहला जाता है इक्विवेलेंस, ठीक है। तो इसमें नया कुछ नहीं है, लिख देते हैं ए रिलेशन आर इज सेड टू बी equivalence relation if it is reflexive, symmetric and transitive, ठीक है। तीनों हो जाए तो उसको बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन हम लोग यही मेन पूछता है कि प्रूफ करो कि कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं, ठीक है, या चेक करो कि इक्विवेलेंस है कि नहीं, यही चीज़ पूछता है मेनली। तो इक्विवेलेंस में तीनों आ गया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तो इसी को मेन समझना है, ठीक है। फिर एक चीज़ इसमें आता है इक्विवेलेंस क्लास। तो इक्विवेलेंस क्लास एक्चुअली जो है वो हम लोग क्वेश्चन जब करेंगे
तो उसी टाइम में देखेंगे, क्योंकि अभी बताएंगे तो अभी समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन जब कराएंगे तब बता देंगे इक्विवेलेंस क्लास होता क्या है, और उसी टाइम में इक्विवेलेंस क्लास निकालना भी सिखाएंगे, कैसे इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करते हैं वो सिखाएंगे, ठीक है। तो आगे मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन है कि प्रूव दैट ए रिलेशन defined by R equal to AB such that A plus B is even, ठीक है। प्रूव दैट ए रिलेशन डिफाइंड बाय R इक्वल टू इतना ऑन द सेट ऑफ क्या नेचुरल नंबर या इंटीजर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑन द सेट ऑफ इंटीजर। प्रूव दैट ए रिलेशन डिफाइंड बाय R इक्वल टू इतना ऑन द सेट ऑफ इंटीजर इज इक्विवेलेंस रिलेशन and also find the equivalence class of कोई भी नंबर ले लो 5 का इक्विवेलेंस क्लास चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं हम इसको। तो यहाँ पे पहले समझो, क्वेश्चन बनाने से पहले समझो कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, ठीक है, और क्वेश्चन के डीप में थोड़ा जाओ, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा। तो क्वेश्चन को पहले देखो कि ये रिलेशन एक्चुअली में है कैसा रिलेशन। तो बोल रहा है R इक्वल टू ए बी है, मतलब कि ए बी से रिलेटेड है, और किस तरीके से रिलेटेड है, तो A प्लस बी इज इवन, ठीक है। मतलब R में क्या क्या होगा ये पहले सोचना है अपने मन से, ये आंसर में बनाने की जरूरत नहीं है, ये आंसर में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी समझा रहा हूँ कि ये रिलेशन एक्चुअली में कह क्या रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है ऑन द सेट ऑफ इंटीजर, मतलब कोई भी दो इंटीजर A और B ऑन द सेट ऑफ इंटीजर का मतलब हुआ कि A और B दोनों लेना है इंटीजर, ठीक है। जैसे हम लोग सेट A लेते थे ना 1 2 3, तो A के जगह पे ले लिया इंटीजर, मतलब सारा इंटीजर, कोई भी इंटीजर ले लो, ठीक है। तो बहुत बड़ा सेट आएगा, लेकिन हम लोग को अब ये बहुत बड़ा सेट आएगा, तो देखो हम लिख के बना नहीं सकते हैं कि एक सारा एलिमेंट लिखें और बनाए, यहाँ पे हमको लॉजिक लगाना पड़ेगा। लॉजिक मतलब ये जो रूल है A प्लस बी इवन, तो इवन कब कब होगा, ये हमेशा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो बोल रहा है प्रूव दैट ए रिलेशन R इक्वल टू इतना ऑन द सेट ऑफ इंटीजर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो पहले देखते हैं रिलेशन ये कह के आ रहा है। बोल रहा है A रिलेटेड टू B तब होगा जब A प्लस बी इवन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कोई भी दो इंटीजर एक दूसरे से रिलेट तब होगा जब दोनों का सम इवन होगा। तो सोचो 1 1 से रिलेटेड होगा क्या, इसमें एकदम होगा, क्योंकि 1 प्लस 1 2 इवन होता है, ठीक है। सोचो 1 3 से रिलेटेड होगा क्या, तो एकदम होगा, क्योंकि 1 प्लस 3 इवन होता है। फिर ऐसे ही 1 5 से रिलेट होगा, 1 7 से रिलेट होगा, ऐसे हो जाएगा। फिर इसमें 2 किससे रिलेट होगा, तो 2 1 से नहीं होगा, क्योंकि 2 प्लस 1 3 होता है, जो कि इवन नहीं है। 2 2 से होगा, फिर 2 4 से होगा, फिर 2 6 से होगा, ये सब 2 0 से भी होगा, 2 -2 से भी होगा, ठीक है, ऐसे। फिर 3 किससे होगा, तो 3 1 से हो सकता है, 3 2 से हो सकता है, 3 3 से हो सकता है, 3 5 से हो सकता है, ये सब होगा। मतलब इसमें वही सारा एलिमेंट आएगा जिसमें दोनों का सम इवन आ जाए, ठीक है। तो ये सारा ये जो रिलेशन बनेगा बहुत बड़ा रिलेशन बनेगा, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट होगा, क्योंकि इसमें जो सेट ऑफ इंटीजर है इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट होता है, तो नंबर ऑफ रिलेशन भी बहुत बड़ा इनफाइनाइट होगा, ठीक है। तो ये हमको काउंट कर पाना या सबको लिख पाना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे हम लोग लॉजिक लगाएंगे। लॉजिक क्या लगाएंगे, तो देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग चेक करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो फॉर रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करेंगे, तो हम ये दिखा देंगे कि सभी एलिमेंट के लिए आई जो है इंटीजर के लिए ले रहे हैं, तो इंटीजर के लिए मतलब सभी इंटीजर के लिए सारा एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हो।
मतलब 1 1 से, 2 2 से, 3 3 से, 4 4 से, ठीक है, सारा एलिमेंट अपने आप से। तो लिख रहे हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको दिखाना पड़ेगा कि ए अगर इंटीजर लें तो ए रिलेटेड टू ए हो जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं फॉर एनी ए बिलोंग्स टू आई, मतलब कोई भी ए इंटीजर लें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देन ए प्लस ए इक्वल टू 2a। और 2a कोई भी इंटीजर लें तो 2 इंटू इंटीजर क्या होगा, इवन आएगा, ठीक है। ये आ गया क्या, इवन। तो सोचो a प्लस बी इवन हो तो a रिलेट होता है b से, यही रूल बोल रहा है ना, a प्लस बी इवन हो तो a रिलेट होगा b से। तो यहाँ पे a प्लस a इवन आ गया तो क्या बोलेंगे, a रिलेटेड होगा a से। और फॉर एनी ए बिलोंग्स टू आई लिया है, मतलब ए कोई भी इंटीजर लिया है, कोई भी इंटीजर लें तो उसको उसी से ऐड करोगे तो 2a आएगा, यानी इवन आएगा, यानी कोई भी इंटीजर अपने आप से रिलेटेड होगा। तो बोलेंगे क्या, सो ए रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आई, मतलब ए के सभी इंटीजर वैल्यू के लिए ए से रिलेटेड होगा। तो बोल देंगे सो आर इज रिफ्लेक्सिव। आर क्या होगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। देखो कितना आसानी से प्रूव कर दिए, ये चीज ध्यान रखना है। जो डिफिनीशन दिया हुआ है, ये रिलेशन का मतलब जो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कौन सा किस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग ये रिलेशन बन रहा है, उस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग देखना है कि सारा एलिमेंट खुद से रिलेटेड है कि नहीं। तो है यहाँ पे, तो हम लोग बोल दिए आर इज रिफ्लेक्सिव। फिर देखते हैं नेक्स्ट, फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन कब होगा, कैसे होगा, तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या चाहिए कि ए बी से रिलेटेड हो, ए बी से हो तो बस बी ए से हो जाना चाहिए, यही ना। तो देखो ऐसा करते हैं, हम लोग मान लेते हैं लेट ए रिलेटेड टू बी। क्या मान लिए, ए रिलेटेड टू बी। अब सोचो ए रिलेटेड टू बी माने तो क्या बोलोगे, ए प्लस बी इक्वल टू इवन। ए रिलेटेड टू बी तब होगा, ए रिलेटेड टू बी तब होगा जब ए प्लस बी इवन हो, ठीक है। ए प्लस बी इवन, चलो इतना ही रन। तो क्या बोलोगे, ए प्लस बी इवन तो बी प्लस ए भी इवन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ए प्लस बी इवन तो बी प्लस ए भी इवन होगा। और सोचो ए रिलेटेड टू बी तब होता है जब ए प्लस बी इवन हो, ठीक है। मतलब कोई भी दो नंबर का सम इवन हो तो वो पहला नंबर रिलेट हो जाएगा दूसरा नंबर से। जैसे 5 प्लस 7 कितना होता है, 5 प्लस 7 12, जो कि इवन है, तो क्या बोल देंगे 5 रिलेटेड टू 7, ठीक है। वैसे ही बी प्लस ए इवन है तो क्या बोल देंगे बी रिलेटेड टू ए, बी रिलेटेड टू ए। यहाँ पे बोल देंगे बी ए से रिलेटेड होगा। ए रिलेटेड टू बी लेकर चले तो ए प्लस बी इवन, ए प्लस बी इवन है तो उल्टा तो लिख ही सकते हो ना, बी प्लस ए इवन, तो बी रिलेटेड टू ए हो गया। यानी हम लोग क्या बोलेंगे कि ये सिमेट्रिक है, बोलेंगे आर इज सिमेट्रिक, ठीक है। फिर देखते हैं हम लोग ट्रांजिटिव के लिए, फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या चाहिए, ट्रांजिटिव के लिए चाहिए कि ए बी से रिलेटेड हो एंड बी सी से रिलेटेड हो तो ए सी से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। यानी कि मान लिए हम लेट ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी। तो अब हमको प्रूफ क्या कर देना है कि ए रिलेटेड टू सी, ए हमको प्रूफ करना है। देखो यहाँ पे जो हमारा एम है उसको लिख देना है, ए रिलेटेड टू सी हमको प्रूफ करना है। ये कब होगा, जब ए प्लस सी इवन हो जाए, बस। तो हमको ये प्रूफ कर देना है कि ए प्लस सी इवन होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यहां से प्रोसीड करते हैं। बोल रहा है कि लेट ए रिलेटेड टू बी। ए रिलेटेड टू बी का मतलब ए प्लस बी इक्वल टू इवन, एंड बी रिलेटेड टू सी का मतलब बी प्लस सी इक्वल टू इवन। अब देखो यहां से थोड़ा सा लिख देते हैं, ए प्लस बी इक्वल टू इवन का मतलब लिख सकते हो 2k, एंड बी प्लस सी इक्वल टू इवन, इवन का मतलब फिर से 2k या 2p लिख सकते हो, दूसरा कोई नंबर लिख दिए, ठीक है। तो अब हमको क्या चाहिए, हमको प्रूफ करना है कि a प्लस सी इवन हो।
तो इसके लिए दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, ये दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, तो a प्लस बी प्लस फिर ये हो जाएगा b प्लस सी, इधर हो जाएगा 2k प्लस 2p, तो ये हो गया a प्लस सी प्लस ये 2b, ये हो जाएगा 2b इक्वल टू 2k प्लस 2p। अब ये 2b को उस साइड ले जाओ तो क्या हो जाएगा, a प्लस सी इक्वल टू 2k प्लस 2p माइनस 2b। अब देखो ये सब में 2 लगा है, यानी 2 सबसे अगर कॉमन कर लें तो आएगा k प्लस पी माइनस बी। अब ये कोई इंटीजर होगा, कोई इंटीजर में 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, इवन आ जाएगा, यानी आ गया a प्लस सी इक्वल टू इवन, a प्लस सी इवन आ गया तो क्या बोलोगे कि a रिलेटेड टू c, a रिलेटेड टू c हो गया, यानी कि हम लेकर चले थे a रिलेटेड टू b एंड b रिलेटेड टू c, हमको मिल गया a रिलेटेड टू c, तो बोल देंगे क्या कि r इज ट्रांजिटिव। तो r रिफ्लेक्सिव भी है, r सिमेट्रिक भी है एंड r ट्रांजिटिव भी है, तो क्या बोल देंगे r इज इक्विवेलेंस। ठीक है, r कैसा रिलेशन है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, इसमें से एक भी फेल करता तो बोलते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। तो हम लोग ये तो देख लिए कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। फिर इस क्वेश्चन में एक और पार्ट था कि इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करना है। ठीक है, किसका, तो 5 का। तो चलो आते हैं। तो देखो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 5 हमको चाहिए इस रिलेशन के लिए। तो सबसे पहले समझते हैं ये होता क्या है। तो इक्विवेलेंस क्लास एक्चुअली इस रिलेशन के लिए 5 का इक्विवेलेंस क्लास वो सारा एलिमेंट होगा जो इस रिलेशन से 5 से रिलेटेड होगा। इस रिलेशन के अंतर्गत 5 से जो जो एलिमेंट रिलेट होगा ऑल इंटीजर में, तो उसी को हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 5। ऐसा करते हैं, पहले इसका डिफिनीशन ही देख लेते हैं, इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है। ठीक है, हम लोग बोलते हैं लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ध्यान रखना इक्विवेलेंस रिलेशन में ही होगा इक्विवेलेंस क्लास। ठीक है, लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए सेट ए then for each a belongs to a, मतलब a के सभी एलिमेंट्स के लिए, a का कोई एक जनरल एलिमेंट a लिए, then for each a belongs to a, its equivalence class is the set of members of या elements of is the set of members of A which is related to A। ठीक है, ध्यान से देखना क्या बोले हैं। बोले हैं कि लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन तो होना मस्ट है इक्विवेलेंस क्लास के लिए। बोले हैं लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए सेट ए, देन फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए, इट्स इक्विवेलेंस क्लास इज द सेट ऑफ मेंबर्स ऑफ ए विच इज रिलेटेड टू ए। ध्यान से देखना, मतलब इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, ये जैसे एक रिलेशन गिवन है तो हमको कोई एलिमेंट का, जैसे 5 का इक्विवेलेंस क्लास चाहिए, तो 5 का इक्विवेलेंस क्लास इंटीजर का वो सारा एलिमेंट होगा जो 5 से रिलेटेड हो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसको बोल देंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। और इसको डिनोट करते हैं डिनोटेड बाय ऐसे, ए को बॉक्स में रख देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। तो ऐसे डिनोट करते हैं। और इसको क्या लिख सकते हो, मैथमेटिकली इसी बात को लिखना हो तो लिख सकते हो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स रिलेटेड टू ए।
ध्यान से देखना, ए का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा, तो एक एलिमेंट होगा एक्स, अब एक्स से ढेर सारा एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है, हम जनरलाइज करके लिख दिए, तो ए का इक्विवेलेंस होगा एक्स, एक्स क्या होगा, तो एक्स के बारे में लिखा गया है कि एक्स ए से रिलेटेड होगा, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग इस रिलेशन से जो 5 का इक्विवेलेंस क्लास होगा वो फाइंड करते हैं। बोल रहा है कि आर इक्वल टू ए बी है, ए प्लस बी इवन होना चाहिए, ठीक है, तो हमको चाहिए 5 का इक्विवेलेंस क्लास। हाँ, तो हम लोग देखेंगे 5 प्लस 5 का इक्विवेलेंस क्लास, ये तो ऐसे ही लिखते हैं, 5 का इक्विवेलेंस क्लास इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स रिलेटेड टू 5, यही हुआ ना, ये लिखे हम लोग डिफिनीशन में ही देखे थे कि 5 का इक्विवेलेंस क्लास चाहिए, तो 5 का इक्विवेलेंस क्लास वो सारा एलिमेंट होगा जो 5 से रिलेट हो। अब सोचो x हम मान लिए इक्विवेलेंस क्लास, तो x होना चाहिए 5 से रिलेटेड, यानी क्या, तो x प्लस 5 बराबर इवन होना चाहिए, ठीक है। x 5 से रिलेट तब होगा जब x को 5 से ऐड करने पे इवन आ जाए, और x को 5 से ऐड करने पे इवन आए तो x के जगह पे क्या ले सकते हो, तो x हो सकता है x बिलोंग्स टू, अब x के जगह पे ले सकते हो 1, 1 प्लस 5 इवन होगा, 3 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, 7 ले सकते हो, 9 ले सकते हो, मतलब कोई भी ऑड ले सकते हो, -1 भी ले सकते हो, -1 प्लस 5 4 होगा जो कि इवन होगा, तो हम लोग कोई भी ऑड इंटीजर ले सकते हैं, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ऑड इंटीजर, तो 5 का इक्विवेलेंस क्लास क्या हो गया, तो सारा ऑड इंटीजर, ठीक है, ऑड इंटीजर का सेट, ठीक है, मतलब ये सब -3 -1 1 3 5 डॉट डॉट, ये सारा ऑड इंटीजर का सेट जो होगा वो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 5 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपका क्लियर ये हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पे देखते हैं, सो दैट द रिलेशन डिफाइंड by r equal to a b such that a minus b is divisible by 3, ठीक है, ये क्वेश्चन है। एंड इसमें भी दे देते हैं, ऑल्सो find the equivalence class of, चलो क्या दें, 5 ही देते हैं, 5 का ही इक्विवेलेंस क्लास चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं, क्या बोल रहा है कि R है ए बी और ऐसा है कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3, चलो इसमें छूट गया, सो दैट रिलेशन आर डिफाइंड बाय इतना, a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3 ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर कर देते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर के सेट, इंटीजर भी कर सकते थे बट चलो नेचुरल नंबर दे दिए। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ए बी और a माइनस बी डिविजिबल बाई 3, क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, रुको सुधारते हैं इसको। चलो ये जल्दी में वो क्वेश्चन थोड़ा सा गलत प्रिंट हो गया था। बोला सो दैट द रिलेशन डिफाइंड बाई आर इक्वल टू ए बी सच दैट a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3 ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन एंड ऑल्सो फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 5 का इक्विवेलेंस क्लास चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे रिफ्लेक्सिव से, हम लोग देखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव ये होगा कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए फिर से क्या चाहिए कि ए से रिलेट हो जाए, और ए से रिलेट होने के लिए क्या होना पड़ेगा, तो a माइनस ए 3 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है। तो किसी भी नेचुरल नंबर के लिए हम एक वैल्यू लेते हैं a, हम ले रहे हैं लेट a बिलोंग्स टू, लेट ऐसे लिख दो, लेट फॉर एनी a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, a माइनस ए क्या होगा, a माइनस ए इक्वल टू 0 होगा, और 0 जो होता है वो डिविजिबल बाई 3 होता है, 0 किसी भी नंबर से डिविजिबल है,
तो ये 0 आ गया, a माइनस ए यानी कि डिविजिबल बाई 3, ठीक है। तो a माइनस ए 3 से डिविजिबल है, और देखो यहाँ पे डिफिनीशन ये बोल रहा है कि a माइनस बी 3 से डिविजिबल हो, तो a रिलेटेड टू b हो जाएगा। तो a माइनस ए डिविजिबल बाई 3 है, तो क्या बोल देंगे कि a रिलेटेड टू a हो जाएगा फॉर ऑल a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। a के सभी नेचुरल नंबर के लिए a से रिलेट होगा, यानी हम लोग बोलेंगे r कैसा है, ये रिफ्लेक्सिव है। r एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। दूसरा हम लोग देखते हैं फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए कि a b से रिलेट हो जाए तो b a से फिर से रिलेट होना चाहिए। तो हम लोग मान लेते हैं लेट a रिलेटेड टू b। अब a रिलेटेड टू b यानी कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3। अब a माइनस बी डिविजिबल बाई 3 यानी कि a माइनस बी को 3k लिख सकते हो, 3k लिख सकते हो। तो a माइनस बी 3k, तो माइनस मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा b माइनस ए इक्वल टू b हो जाएगा 3k। उल्टा करो तो सॉरी माइनस 3k हो जाएगा, b माइनस ए कितना होगा माइनस 3k। अब देखो माइनस 3k भी क्या होगा, ये भी होगा डिविजिबल बाई 3, ये भी 3 से डिविजिबल, यानी बोलेंगे b माइनस ए इज डिविजिबल बाई 3। तो b माइनस ए 3 से डिविजिबल है। a रिलेटेड टू b तब होता है जब a माइनस बी 3 से डिविजिबल हो, ठीक है। और यहाँ हम ला दिए b माइनस ए डिविजिबल बाई 3 है, यानी हम लोग बोल देंगे कि b रिलेटेड टू a होगा। a रिलेटेड टू b लेकर चले और b रिलेटेड टू a आ गया, तो क्या बोल देंगे कि r इज सिमेट्रिक, r इज सिमेट्रिक रिलेशन। फिर हमको क्या प्रूव करना है, तो ट्रांजिटिव प्रूव करना है, तो लिखेंगे फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या चाहिए, तो ए बी से रिलेटेड एंड बी सी से रिलेटेड, तो ए भी सी से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग मान लिए लेट ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, ठीक है। तो ए रिलेटेड टू बी यानी कि ए माइनस बी 3 से डिविजिबल, यानी ए माइनस बी 3k। फिर b रिलेटेड टू c यानी कि क्या लिखोगे b माइनस सी इक्वल टू 3p लिख दो। अब देखो हमको क्या चाहिए, हमको प्रूफ करना है a रिलेटेड टू c, a रिलेटेड टू c प्रूफ करना है, यानी a माइनस सी डिविजिबल बाई 3 आ जाना चाहिए। तो इसके लिए क्या करोगे, तो ऐसा करो दोनों को ऐड कर दो, ये दोनों को क्या कर दो ऐड, दोनों को ऐड करोगे तो आएगा a माइनस बी अब प्लस यहाँ पे आएगा b माइनस सी, और इधर ऐड करने से आएगा 3k प्लस 3p। तो ये हो जाएगा b से b कटा और a माइनस सी इक्वल टू 3 टाइम्स k प्लस p। अब देखो k प्लस p इंटीजर पहले से है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, ये 3 से डिविजिबल आ जाएगा, यानी बोलेंगे a माइनस सी इज डिविजिबल बाई 3। अब देखो यहाँ पे a माइनस सी डिविजिबल बाई 3 है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि a रिलेटेड टू c। अब a रिलेटेड टू c आ गया, हम मान के चले थे a रिलेटेड टू b एंड b रिलेटेड टू c, हमको मिला a रिलेटेड टू c, तो हम लोग बोल देंगे कि r इज ट्रांजिटिव, r इज ट्रांजिटिव, r एक ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है। तो R रिफ्लेक्सिव भी प्रूव हो गया, सिमेट्रिक भी प्रूव हो गया और ट्रांजिटिव भी प्रूव हो गया। तो क्या बोलेंगे कि R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, ये हम प्रूव कर दिए। फिर हमको क्या चाहिए था, तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 5 चाहिए था। तो पहले रिलेशन थोड़ा लिख देते हैं, नजदीक हो जाए। R इक्वल टू ए बी सच दैट a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3, और इसके तहत इस रिलेशन के लिए हमको क्या चाहिए, तो ये 5 का इक्विवेलेंस क्लास। तो 5 का इक्विवेलेंस क्लास x होगा सच दैट x रिलेटेड टू 5 होगा, ठीक है, यानी कि x रिलेटेड टू 5 कब होगा, जब x माइनस 5 इज डिविजिबल बाई 3।
x माइनस 5 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो x माइनस 5 3 से डिविजिबल कब होगा, जब x के जगह पे हम लोग ले x इक्वल टू, यहाँ से क्या हो सकता है, तो 9 हो सकता है, सॉरी 10 हो सकता है, 10 9 नहीं होगा, सॉरी डिविजिबल बाई 3 है ना, डिविजिबल बाई 3 है, तो डिविजिबल बाई 3 है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, 8 हो सकता है। 8 माइनस 5 3 आएगा जो कि 3 से डिविजिबल, तो 8 हो सकता है। और क्या होगा, और 11 हो सकता है, क्योंकि 11 माइनस 5 जो होगा वो 6 आएगा, तो वो भी डिविजिबल बाई 3। 14 हो सकता है, 14 माइनस 5 9 आएगा, वो भी 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। 17 हो सकता है, ये सारा कुछ हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ, इसी को बोल देंगे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 5, ठीक है। तो ये सब हमको मिल गया 5 का इक्विवेलेंस क्लास। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो बोर्ड में आता है, ठीक है। और ये रिलेशन पहचानना जेई मेन में भी आता है। जेई एडवांस के सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन जेई मेन के सिलेबस में है, तो जेई मेन में भी आ सकता है, और 12th बोर्ड में तो फिक्स है, आएगा ही। 6 मार्क्स का इससे क्वेश्चन आता है रिलेशन टॉपिक से। तो ये रिलेशन टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लेना है। और इसी टाइप का क्वेश्चन आता है जो अभी बताया, अभी ये बताया ना कि इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करो और इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करो, तो इसी टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो आएगा 12th बोर्ड में, ठीक है। कितना, तो 6 मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से क्लियर कर लेना है। आज हम लोग क्या पढ़े, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो आज हम लोग मेनली पढ़े ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, तो ट्रांजिटिव रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिटिव रिलेशन जो है ये हम लोग को, ये मतलब समझने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा इसको, और यही मेन है रिलेशन में जो है। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तो मेन है ही, इसमें भी ट्रांजिटिव रिलेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन पढ़े, और फिर पढ़े इक्विवेलेंस रिलेशन, फिर इक्विवेलेंस क्लास पढ़े, और हम लोग कुछ क्वेश्चन भी देखे। ये दोनों क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ है ऑलरेडी बोर्ड में, और एक बार नहीं 2-3 बार ये दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसको बना लेना, ठीक है। और तो पिछले क्लास में क्वेश्चन ये दिए थे, ये डिटर्मिन वेदर द ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो इसमें बोले थे कि ट्रांजिटिव अभी हो सकता है कि नहीं बनेगा, तो अब बना के देखना, अब ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको बनाना, इसको पॉज करो वीडियो को और बनाओ ट्रांजिटिव, और बाकी सब ये भी। ये वीडियो को पॉज करो और बनाते जाओ, क्वेश्चन लिख लो। देखो ये शो करना है कि ट्रांजिटिव है कि नहीं, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अच्छा, ये शो करना है कि रिफ्लेक्सिव है एंड ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है, तो इसको प्रूफ करना। ये आई होप आप नोट कर लोगे। चलो ये नया आ गया। ये जल्दी जल्दी नोट करो और बनाओ। ये 9 10 नोट करते जाओ, बनाओ। ये भी, ये भी, इतना तक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बना लेना। तो हम लोग वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त, और आप पढ़ते रहिए, घर पे रहिए और देखते रहिए सारा वीडियोस, और सारा जैसे हम लोग अपलोड कर रहे हैं उसको देखते रहिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। इसको बना लेना, अगले क्लास में यानी अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन, और काफ़ी मतलब जो जो पूछा हुआ क्वेश्चन होगा और जो भी पूछने वाला होगा वो सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।